हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान में अणु भार, परमाणु भार, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे। और आज हम अणु भार, परमाणु भार के अलावा तुल्यांकी भार के बारे में भी पढ़ेंगे और या इक्विलेटरल वेट अपन जिसे कह सकते हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा या नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तक हमारा चल रहा था परमाणु संरचना, जिसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। इसलिए अभी तक जिसने यहाँ तक नहीं पढ़ा या फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं वो हमारी पिछली प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं और कंटिन्यूस आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में आपका बेल आइकन बटन प्रेस करें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक जो पिछले से रिलेटेड है। वो है हमारा परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार, ठीक है। इसमें पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इसे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमाणु भार के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, एटॉमिक वेट, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूल वेट, ठीक है। और तीसरा आज हम पढ़ेंगे जो तुल्यांकी भार, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अब अणु भार क्या होता है, तो अपन ये बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट, ठीक है। या हमें बोल सकते हैं वेट ऑफ ऑल एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम है सभी का आप क्या करते हैं, सम करते हैं, वेट करते हैं, यानी जोड़ दें। सभी अणु के अंदर पाए जाने वाले सभी परमाणुओं का योग करते हैं, तो वो अणु भार बन जाता है। अब इन दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों से ही हम निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार, ठीक है। इन परमाणुओं का योग कर दो, अणु भार निकल आता है और इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अब तुल्यांकी भार कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग, तो उसके लिए इक्विवेलेंट या हमें कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने अपन। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा अणु भार बटे में संयोजकता, वैलेंसी। अब की सर हमें तो याद नहीं है, तो इसीलिए इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो लोग हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में वहाँ संयोजकता, वैलेंसी वगैरह सब याद कर लेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हो गया इसका फॉर्मूला, अगर आपसे कोई पूछ दे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में अपन कह सकते हैं बैलेंस, ठीक है। ये चीज़ ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो आप पिछला पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद यहाँ से जुड़ने की कोशिश करें, तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे। जो हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे वो सब चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आएंगी, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि 36 ग्राम H2O के परमाणुओं की संख्या बताइए। क्लियर है। चलो, अब परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या। अब पहले ये सबसे पहले क्या है, ये अणु है, ये अणु, तो इसके अंदर आइए पहले अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या क्या होता है, तो अणुओं की संख्या होती है एक मोल में 6 × 10⁻23 एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। पढ़ चुके हैं ना आप लोग अच्छे तरीके से, क्लियर, एक मोल में। तो अब पहले आप ये पता करो कि इसका एक मोल कितने ग्राम का होता है, H2O का एक मोल कितने ग्राम का होता है। तो कैसे पता लगाएंगे ग्राम, हम ग्राम के लिए हम लोग इनके परमाणु भार का मल्टीप्लाई करते हैं। तो H हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन ये कितने अणु है, 2, तो 2 एकम 2। और ऑक्सीजन कितना होता है आपको पता है 16, एक ही अणु है तो 16 ही रहेगा। तो 16, 2 एकम 2, 16 और 2 18 ग्राम। यानी कि H2O के, यानी कि पानी के एक अणु में 18 ग्राम वजन होता है। यहाँ पूछेगी आपसे 36 ग्राम, तो 18 कितना ग्राम, कितना हो गया, डबल। तो एक मोल में 18 ग्राम, तो यहाँ कितने मोल हो गए, ये 2 मोल, ठीक है। अब एक मोल में आपके पास इतने नंबर है, तो 2 मोल में कितने नंबर होंगे, तो आप गुणा कर देंगे, 2 × 6 पे घात 10 पे घात 23, क्लियर। तो 6 दूनी 12 × 10 पे घात 23, ये 2 मोल में
अणुओं की संख्या हुई, अणुओं की संख्या भी, परमाणु नहीं, आपको क्या चाहिए परमाणु। तो एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, यानी कि 3 परमाणु हैं एक H2O में। तो यहाँ कितने का गुणा और कर देंगे आप, 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा में 12 गुणा में 10 की घात 23, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 12 तिया 36 गुणा 10 की घात 23 नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। परमाणु संख्या 36 ग्राम H2O के अंतर्गत ये है। क्लियर सभी को इतना? चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है 1.12 लीटर एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी पर CO2 का भार बताइए, वेट, भार मतलब वेट, वेट बताइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले तो वेट नॉर्मली CO2 का अगर हम लिखते हैं ग्राम में तो कितना होता है, कार्बन का कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन का कार्बन का होता है हमारा 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 अणु हुए तो कितने हो गए 32, 32 से 12 कितना हो गया 44 ग्राम। ये तो ग्राम में हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है 1.12 लीटर में, तो अगर अपन एक मोल में होता है इसके, एक मोल कितने के बराबर ग्राम में पूछा जाए CO2 की, तो एक मोल में आते हैं 44 ग्राम, और लीटर में पूछा जाए तो 22.4 लीटर बताया था ये एक मोल की वैल्यू। तो पहले आप ये निकालो कितना मोल है, कितना मोल है ना, तो 22.4 लीटर अपॉन में 1.12। ठीक है, ये है, तो हमने इसका भाग दे दिया, तो यहाँ दशमलव हटाया, नीचे कितना है 2, 1 0, यहाँ दशमलव हटाया कितने आए 2 0। सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको, दूसरा कलर ले लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 112 दूनी 224, 2 का 10वां गुणा किया हो गया, यानी 20 हो गया आपका ये, यानी 1/20 मोल। ये जो वजन है वो 1/20 मोल का है, 1 मोल का इतना है। तो बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा 1/20 गुणा 44 ग्राम, तो आपने भाग दे दिया सीधा सीधा, 2 से भाग दिया 10, यहाँ आ गया 22, नीचे से 0 हटाओगे तो संख्या की दशमलव 2.2 ग्राम, ये आ गया वजन CO2 का। 1.12 लीटर का ग्राम में वजन कितना आ गया 2.2 ग्राम। क्लियर सभी को? और नॉर्मल कितना होता है 44 एक मोल में। अपन ने पहले मोल में इसको बदला, इसको मोल में बदला, तो मोल कितना निकल के आया हमारा 1/20 मोल। तो जब एक मोल में इतना वजन है तो 1/20 मोल में कितना होता है, 1/20 होना 44। ये आ गया आपका फाइनली आंसर। क्लियर सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पिछले लेक्चर से जुड़े और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हमसे बोल दिया जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और हमें इस तरीके से ये दे दिया, पहला इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं कक्षकों में 1, ठीक है, दूसरा दे दिया, ठीक है, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, ठीक, ये देखो आपसे बोल दिया इनमें से कौन सा सही है। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें ये देखना है नियम क्या है। तो नियम हम लोगों ने 3 नियम पढ़े थे, पाउली, हुंड, आफबो। ठीक है, और यहाँ हम हुंड और पाउली के नियम लगाते हैं। यहाँ एक हमें स्पाइनिंग दिया होता है तो वहाँ हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर हुंड का नियम तो सही लग रहा है कि सभी क्लासेस भरी हुई हैं। दूसरा चेक करता हूँ सबसे पहले, लेकिन पाउली का नियम यहाँ गलत हो गया कि स्पाइनिंग एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज होती है, एक चक्रीय क्रम में एक अचक्रीय क्रम में, मतलब एक चक्रीय क्रम में एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त होती है। तो ये गलत हो गया, ये तो आधा छूटा ही है, तो सबसे पहले आधा आधा सम में भरना चाहिए। ये हुंड के नियम को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। ये उनको नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ये पाउली के नियम को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ ये सभी आधी भरी हुई हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हुंड व पाउली दोनों के नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये सही हो गया।
और यहाँ पे देखा कि सब पहले भरे गए आधे आधे, फिर यहाँ तक सही था लेकिन यहाँ गलत हो गया, ये दोनों एक ही दिशाओं में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट। CaCO3 का अणु भार बताइए। फटाफट से बताना है, जल्दी जल्दी बताना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने, कुछ क्वेश्चन ही लगाने थे हमें आज। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। तो देखें CaCO3 इसका कितना होता है 40, कलेक्शन कर लेते हैं, 40। ठीक है, फिर इसके बाद कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 48। तो कितना हो गया आपका सीधे सीधे मिला के 100। ठीक है, तो ये 100 भी दिया जा सकता है अणु भार, 100 ग्राम हो गया, या फिर 101, 102 नियरेस्ट कोई भी दिया जा सकता है, क्योंकि कई बार जगह पे Ca का यानी कि कैल्शियम का हमें क्या देते हैं 42 भी परमाणु भार दे दिया जाता है। क्लियर सभी को इतना, तो ये भी हो सकते हैं, तो इसके नियरेस्ट दिए जाएंगे, है ना। ये CaCO3 का अणु भार हो गया। अगला चलते हैं लोग, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आप देखते हैं आपसे बोल दिया गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बताइए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्लोरीन का। अब हमें पहले तो क्लोरीन का क्या याद होना चाहिए, हमें क्लोरीन का याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक, जिससे हम बता पाएं। तो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी इसमें 17। अब आपको भरना है, तो भरने का तरीका क्या मैंने बताया था, पहली सीमा या सुरेश, ठीक है, दूसरे सुरेश, तो दूसरे सुरेश के पिता, ठीक है, तो तीसरे सुरेश, और भरने की संख्या देख लो। एस में कितने भरे जाते हैं 2, एस में 2, एस में 2, पी में 6, 6 4 10 हो गए, अपने पास 17 है। 3s में 2, 10 और 2 12, अब बचे कितने 5। तो तीसरा आएगा आपका 3p आता है, क्योंकि फिर सुरेश की पत्नी है ना, लेकिन इसमें कितने बचे अपने पास 5। ठीक है, 3p5। ये हो गया इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर, या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, या हाँ ये अपन कह सकते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट फटाफट सॉल्व करते जाएं। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, और वो पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किसका क्रम पहले आएगा, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, फिर किसमें बाद में भरे जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाते हैं, तो ये आप लगाते हैं आफो के नियम से। आफो का नियम क्या है आपका, n+l का नियम। ठीक है, अब l की वैल्यू फिक्स है किन चीज़ों के लिए, s कक्षा के लिए 0, और p कक्षा के लिए 1, d कक्षा के लिए 2, और f कक्षा के लिए 3। ये l की वैल्यू फिक्स है n+n। और n क्या होता है, आगे का नंबर, भूल गए हो तो बता देता हूँ, आगे का नंबर। तो यहाँ n है 5, और p की वैल्यू l के लिए 1, टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, ये आगे चले, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 6, और s के लिए कितना है 0। ठीक है, चलो फिर यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, और d की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो गया 7, और सॉरी 2, यहाँ d की वैल्यू कितनी 2, कितना हो गया 6। अब तीनों का इक्वल आ गया, अब किस में भरा जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ है, जिसका आगे वाला नंबर कम होगा, जिसका आगे वाला n की वैल्यू कम होगी उसमें पहले भरा जाएगा। अगर बराबर आते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पहले आएगा 4d, फिर भरा जाएगा आपका 5p में, फिर आपका भरा जाएगा 6s में। ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, और ये होगा प्रॉपर इसका आंसर। क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है, पिछली क्लास से रिलेटेड है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, फटाफट से देख लें आप लोग। ठीक है, अगले और एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएं। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखें। ठीक है, अब जैसे आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन ये है कि आपसे बोल दिया जाए कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं। ठीक है, या आपसे बोल दिया जाए, हमसे बोल दिया जाए, हाँ इलेक्ट्रॉन 18 हैं, और वह ऋणायंत है, वो परमाणु ऋणावेशित है, ये भी लिख के दिए गए। और कितने ऋणावेश हैं उस पर 3। ठीक है, परमाणु ऋणावेशित है यदि न्यूट्रॉन
प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 3 अधिक है तो संकेत बताइए। सिंबल बनाते हैं ना, सिंबल कैसे बनाते हैं? सिंबल हम लोग बनाते हैं ZXA, ये सिंबल आपको बताएं। हमें दिए जाएंगे ऑप्शन, हम ऑप्शन भी लिख लेते हैं। पहला हमें ऑप्शन दे दिया 18x33, दूसरा ऑप्शन दे दिया 15x33, तीसरा ऑप्शन दे दिया 14x33, चौथा ऑप्शन दे दिया 11x33। ठीक है, 11x33 ये ऑप्शन दे दिया। क्लियर? अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि 3 ऋणायन कब आता है? जब मैं किससे लिए हूँ, 3 ही पहले कम थे। वैसे तो क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब 3 किसी से लिए, यानी पहले जब बराबर थे तो 3 किसी से लिए, तब 18 हुए, तो पहले कितने थे? 15 इलेक्ट्रॉन थे, तो 15 क्या होंगे? प्रोटॉन। सिंपल सी चीज। अब प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन 3 अधिक है प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन की कितनी वैल्यू होगी? 18, यहाँ लिखा हुआ ना, तो प्रोटॉन मिल गए, न्यूट्रॉन्स मिल गए, तो बस 15x, जेड की वैल्यू 15, ए की वैल्यू में क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 15, 18, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18, कितने हो गए? 33, तो फॉर्मूला बन गया 15x33। यहाँ ये आपका दूसरा आंसर। क्लियर सभी को इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए कि किसी परमाणु में 4 न्यूट्रॉन, या हमें कह सकते हैं, हाँ 4 न्यूट्रॉन बढ़ा दिए जाएं, हाँ बढ़ा दिए जाएं, या न्यूट्रॉन की जगह हम प्रोटॉन ले लें। 4 प्रोटॉन बढ़ा दिए जाएं व 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाएं व 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं। अपन ऐसा कह सकते हैं, बढ़ाने की जगह अपन कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, व 2, यहाँ प्रोटॉन बढ़ाए थे, न्यूट्रॉन बढ़ा दिए जाएं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, अपरिवर्तित रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरा, 2 घट जाएंगे। तीसरा, 2 बढ़ जाएंगे, या इनमें से नॉट। चौथा, नॉट। ठीक है, फटाफट से आप इसका लास्ट क्वेश्चन है आंसर दें। ठीक है, फटाफट आंसर दें। तो देखिए जरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आए जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे, हम ये कह सकते हैं सिर्फ चार्ज लग जाते हैं, ऋणायन और धनायन हो जाता है, और कोई वैल्यू में चेंज नहीं आती। इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पड़ता है। अब प्रोटॉन आपने बढ़ाए 4, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ाए आपने 4, ठीक है। अब 4 बढ़ाए, लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स आपने निकाल दिए, तो बचे कितने? 2। तो 2 बढ़ जाएगा ना, 2 क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा ना। भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आपने इसकी वैल्यू 4 बढ़ाई, न्यूट्रॉन आपने 2 निकाल दिए, तो 2 बढ़ गया ना, परमाणु भार पहले से बढ़ गया। बस सिंपल सी चीज़ है, 2 बढ़ जाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जरूर ध्यान से जुड़ें आप, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो होगा हमारा आवर्त सारणी। क्लियर? सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।